So hello and welcome. Let's talk about क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस 2024 और 25 के हिसाब से लेक्चर सीरीज। चैप्टर थर्ड है प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट, क्लास 12 पॉलिटिकल वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट। अगर आप सभी लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि जितना भी कंटेंट है सब कुछ आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ऐप के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जो एक बच्चे को प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगी। उसके साथ साथ आप हमारे साथ हमारी पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस पूरे चैप्टर के अंदर असल में एग्जामिनर या एनसीईआरटी वाले आपको सिखाना क्या चाहते हैं। सिखाने के लिए बेसिक फोकस ये करा जा रहा है कि सबसे पहले इस पूरे चैप्टर का की डिबेट यही है कि डेवलपमेंट अगर होना चाहिए, विकास जो कई सालों से पैदा ही नहीं हो पा रहा हमारे देश में, तो उसमें डिबेट है कि डेवलपमेंट किस आधार पर होना चाहिए, सेंट्रल बेस्ड या स्टेट बेस्ड या मिक्स्ड इकोनॉमी, या हमने कहाँ से उधार ली, किसका एग्जाम्पल हमने देखा, किन लोगों ने शुरुआती समय में कहा ये ठीक है फिर वो गलत हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर रिवील हो रखे हैं। विच स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्ट बाय आवर लीडर इन द फर्स्ट 2 डेकेड एंड वाई। अब शुरुआती 10 सालों के अंदर हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो रेवोल्यूशनरी लोग थे, उन्होंने किस तरीके से कौन से फैक्टर का इस्तेमाल करा और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। उन्होंने वही डेवलपमेंट का रास्ता क्यों चुना, वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और आज वर्तमान समय में भी 5 ईयर प्लान जैसी पॉलिसी चलाई जा रही है, तो वो वर्तमान में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलाई जा रही है, इसके थ्रू आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी कि पॉलिटिक्स किस हिसाब से चल रही है। एंड देन उसके बाद व्हाट वर द मेन अचीवमेंट एंड द लिमिटेशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। अगर सरकार ने इतने लंबे समय से प्लान एंड डेवलपमेंट बनाया तो असल में उसके विकास की क्या स्ट्रैटेजी रही, उनमें क्या क्या कमियां रही और क्यों रही, हमें ये भी जानना ज़रूरी है। और लास्ट में वाई वॉज दीज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अबैंडन्ड इन द लेटर ईयर, और यही डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो थी बाद में जाके दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ गया था। तो आइए एक एक करके इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली बार मुझे अच्छा लगा ये कि आपके क्लासेस के अंदर एक केस स्टडी दे रखा है और एनसीईआरटी वाले बच्चों को पहली बार किसी केस स्टडी के अकॉर्डिंग सीखने में मदद मिल रही है। वैसे तो आईपीएस आईएएस के जो लोग होते हैं वो जब भी एग्ज़ाम का आंसर लिखते हैं तो वो केस स्टडी के आधार पर लिखते हैं, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को बहुत अच्छे लेवल पे सोचना पड़ता है, उसके सामने ये सिचुएशन आए तो उसे क्या करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए पहली बार किसी इलाके के अंदर अगर आप जाते हैं और उस इलाके के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन्हीं किन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में एक केस स्टडी आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेगी, एंड दिस इज़ कॉल्ड पोस्को प्लांट। पोस्को उड़ीसा का एक गाँव है जिन्होंने इसका विरोध करा, पोस्को प्लांट का। छोटी सी स्टोरी है, एक बार इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरी क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर ऑफ कोर्स उड़ीसा का पार्ट है। जगत जिले से प्रभावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र में विभाजन का शिकार हुआ लोगों ने कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करा। यह लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल से पहले कंपनी और उड़ीसा के सरकार के बीच में जिस सहमति पर हस्ताक्षर हुए उसे रद्द कर दिया जाए। धिंकिया, नकुआ और गढ़कुंजा गांव के पंचायत के 100 लोग से भी ज़्यादा स्त्री और पुरुष ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति ने किया। द हिंदू का है आर्टिकल और 23 जून 2006 में पब्लिश हुआ था। अब ये है क्या, देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है प्रेजेंट टाइम में। अभी गुड़गांव और नोएडा जैसी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बाहर की कंपनी आके अपने कॉल सेंटर्स खोलती है और यहाँ पे फिर लोकल आसपास के लोग वहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू देते हैं और काम करते हैं। तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है। कोई भी बाहर का बंदा अगर कंपनी खोलता है तो कंपनी खोल के वहाँ के लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही मिल रहा है, तो ये भी एक तरीके से डेवलपमेंट तो हुआ।
लेकिन भुवनेश्वर की स्टोरी, उड़ीसा की स्टोरी असल में लोगों के लिए हानिकारक क्यों है? जबकि सरकार ने 1 साल पहले उनसे नेगोशिएशन कर ली। कोरिया की कंपनी थी, सरकार ने कहा कि ठीक है आप यहाँ पे आके भुवनेश्वर में ये कंपनी खोल सकते हो, चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में वहाँ के लोगों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया, और जबकि उस टाइम पीरियड पे जो एनजीओ होती है, राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण एनजीओ, इन्होंने मदद भी करी कि ऑफ कोर्स ये गलत हो रहा है। तो मतलब इतने सारे क्वेश्चन खड़े हुए कि जब गलत हो रहा तो सरकार साथ में क्यों आई? क्योंकि सरकार तो खुद ही जनता की भलाई के बारे में सोचेगी। और दूसरी बात, अगर जनता के वेलफेयर के लिए सरकार सोच ही रही है तो जनता को वो वेलफेयर क्यों नहीं लग रहा? तो ये कैसा विकास है कि जो एक के लिए फायदा हो रहा है और एक के लिए नुकसान हो रहा है? तो इधर ड्यूल बर्डन टाइप हो गया। सो इसी केस के आधार पर आपको समझाया जा रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। डेवलपमेंट को अगर डेवलप किया जाना चाहिए तो प्लानिंग तरीके से कैसे किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस का ही सामना हमें करना पड़ता है। तो इसीलिए पोस्को की फुल फॉर्म अगर देखें तो पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी, पोस्को एक मल्टीनेशनल स्टील कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर पोहांग यानी कि साउथ कोरिया के अंदर है। तो उस समय पे सरकार ने इसका विरोध करा, और क्वेश्चंस हमारे सामने क्या है? द गवर्नमेंट बिलीव दैट दिस वुड ब्रिंग द नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स अगर भारी कंपनी भारत में आएगी तो ऑफ कोर्स उसे पैसा ही देगी, और एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब कोई कंपनी खोलेगी तो कोरिया से तो अपने एम्प्लॉय वर्कर्स लेके नहीं आएगी, जो वहाँ के लोकल वर्कर्स हैं, आसपास के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको ही हायर करेगी। तो ये अच्छी बात सरकार ने सोची। द ट्राइबल population feared that the setting of the industry would means displacement from their home and the livelihood। और उन्होंने कहा कि भैया अगर ये कंपनी गांव के लोगों को, जो भुवनेश्वर के लोग हैं, उन्होंने कहा ये कंपनी जब स्टैब्लिश होगी तो ऐसे में तो भैया हमारे पेट पे लात पड़ेगी, और जहाँ जहाँ तक कंपनी अपने इलाकों को बनाएगी तो उन इलाकों को डेवलप करेगी। तो कहेगी गाँव जैसे इलाके, देहात जैसे इलाके नहीं होने चाहिए, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर इनको हटाया जाएगा, जो हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी देखा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पोस्को प्लांट का अगर केस स्टडी करें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस? क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसको क्या फायदा हो रहा है? सरकार को फायदा हो रहा है कि वो लोग कैपिटल देंगे, एनजीओ जो इनकी मदद कर रही है उनको फायदा ये हो रहा है कि उनकी रक्षा के लिए काम कर रही है, बाद में सरकार से फंड उठाएगी, ये हो रहा है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा जहाँ पे प्लांट लग रहा है उनको तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। आसपास के कुछ लोगों को नौकरी मिल सकती है, लेकिन सभी लोगों को तो नौकरी नहीं मिलेगी ना। दूसरी बात यहाँ पे, व्हाट आर देयर की पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट? पोस्को प्लांट सरकार और जनता के बीच का मेन की पॉइंट फैक्टर है क्या? सबसे बड़ा की पॉइंट फैक्टर यही है, अगर सरकार एग्री करे तो जनता मना क्यों कर रही है ना? ये की फैक्टर है कॉन्फ्लिक्ट का, कि इन्होंने क्या, सरकार ने पहले एनालाइज नहीं करा कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, जबकि जनता जो है अपनी सरकार को इसलिए चुनती है क्योंकि सरकार उनके वेलफेयर के लिए सोचे। क्या जो सरकार को वेलफेयर लग रहा है वो जनता को वेलफेयर क्यों नहीं लग रहा है? तो ये एक की फैक्टर कॉन्फ्लिक्ट का हो सकता है। डू यू थिंक दैट देयर आर एनी कॉमन पॉइंट ऑन विच एवरीवन कैन एग्री? क्या आपको ऐसा लगता है भाई, जब घर के अंदर 5 लोग होते हैं ना, एक माँ 5 के 5 बच्चों को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती, ये तो देश की बात हो रही है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई एग्जैक्टली की फैक्टर नहीं हो सकता है जहाँ पर एग्जैक्टली सभी लोग हैप्पी हो जाए, क्योंकि भाई गांव की संख्या ही मान लो अगर 1000 से 1200 लोग, 1200 या 1500 या 3000 लोग हैं गांव के अंदर, तो भैया वो सभी की नीड्स को कैसे पूरा कर पाएगी? ना तो सरकार ना तो कंपनी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, कैन दिस इशू बी रिजॉल्व इन द वे विच सेटिस्फाई ऑल द वेरियस इंटरेस्ट? क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे सभी लोगों की संतुष्टि भी हो जाए और ये काम भी शुरू हो जाए? तो इसीलिए देश में इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट के नाम पर प्लानिंग डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा जाता है कि विकास ऐसा हो, सबका साथ सबका विकास। ये नारा किसी स्पेशल सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नारे में तो जान है। मतलब विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी का विकास हो, ऐसा नहीं कि सबका साथ कुछ लोगों का विकास, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि टकराव अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एवरीवन एग्री विद दिस डिसीजन। मेन पर्पस क्या था कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी,
सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो लोगों को मिलना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का की रोल तो था ही, क्योंकि गवर्नमेंट अगर एग्री नहीं करती तो ऑफ कोर्स ये कभी उठ के खुद से नहीं आते। And there was disagreement of the kind of the role of the government must play in ensuring the growth with justice। अब गवर्नमेंट का रोल क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट? भाई मेन बात तो ये कि सरकारी सारी चीज़ों को अलाउ करती है। वॉज इट नेसेसरी टू हैव द सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन टू प्लान ऑफ द एंटायर कंट्री? अब लोगों के मन में ये आता है कि यार ये डिसीजन सिर्फ सरकार के कुछ चुनिंदा लोग यानी कि सेंट्रल के लोग क्यों लेते हैं, स्टेट के लोग क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भुवनेश्वर में सेंट्रल सरकार ने अलाउ कर दिया जबकि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए मना कर रही है, तो ये गलत है। शुड द गवर्नमेंट इटसेल्फ रन सम की इंडस्ट्रीज एंड द बिजनेस? क्या वो ऐसा नहीं कर सकती थी कि जो पोहांग को लेके आ गई, वो पोहांग जो भी साउथ कोरिया कंपनी थी और जो ये स्टील की इंडस्ट्री का काम करे, तो सरकार क्यों ना ऐसा करे कि खुद ही ऐसे काम कर ले, जिससे सरकार को ही सारा पैसा मिलेगा और लोग सरकारी भी हो जाएंगे, तो लोगों को टेंशन भी नहीं रहेगी। चलो सरकार ने सरकारी कर दिया है, पैसा टाइम से आ रहा है, स्टील कंपनी है हमारे देश की खुद की है, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती ऐसा कि वो कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज को या बिजनेस को खुद ही रन करे? वो खुद भी तो कर सकती है ऐसा। तो ऐसे केसेस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के सामने हैं। एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट वॉज टू बी अटैच टू द नीड्स ऑफ द जस्टिस? और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है कि वो हर किसी आवश्यकताओं को, हर किसी के न्याय को महसूस करे। सरकार बहुत ज़रूरी हो सकता है भाई ये, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऐसे केसेस के अंदर हमें यही देखने को मिलेगा कि सरकार ये देख रही है कि कैपिटल तो आ रहा है लेकिन वो लोगों के लाइफ के बारे में नहीं सोच रही है। सो गाइस, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनना, एक प्लानिंग डेवलपमेंट को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो सरकार ने ही काम क्यों नहीं ले लिया? बस सरकार काम नहीं ले पा रही, सरकार चला नहीं पा रही, जब भी तो वो चीज़ों को प्राइवेट करवा रही है आज प्रेजेंट टाइम पे, और उस टाइम पे सरकार के बस की नहीं होगी, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हमारे सामने आता है कि विकास का मतलब क्या होता है। तो विकास की लाखों परिभाषाएं हो सकती हैं, लाखों अनगिनत परिभाषाएं होती है। और एक आईएएस ऑफिसर हैं विकास दिव्यकृति, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा विकास का मतलब ये होगा जब इंसान के क्या कहते हैं ऑप्शंस में बढ़ोतरी हो जाए, वही विकास है। और कितना मतलब आसान भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश करी। अगर आज आप स्कूल जाते हो और स्कूल जाने के लिए बस आपके पास सड़क है, अच्छी ही टूटी फूटी सड़क है, लेकिन आप स्कूल तक जाने के लिए एक्सेस है, सड़क है, ऐसा तो नहीं कि नहर को क्रॉस करके आपको जाना पड़ रहा है या नहर में डूब के जाना पड़ रहा है स्कूल जाने के लिए। और सड़क बन गई अच्छी तो साइकिल आ गई तो ऑप्शन बढ़ गया, साइकिल के बाद बस आ गई तो ऑप्शन बढ़ गया, जहाज, ओला, उबर, अब तो क्या क्या चीज़ें आ गई। सो ये विकास है। विकास का मतलब होता है व्हेन पीपल हैज़ मोर ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। जब इंसान के विकल्पों में वृद्धि हो जाए वो विकास है। लेकिन मैंने कहा ये सिंपल भाषा में, चाहे तो आप पेपर के अंदर लिखेंगे तो एग्जामिनर कहेगा क्या लिखा है, क्या आईएएस की सोच लिखी है। पर एनसीईआरटी क्या बताती है? विकास मीन्स प्रोग्रेसिव अचीवमेंट एंड वेल बीइंग फॉर द बेटर सोसाइटी। डेवलपमेंट कन्वे द आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, वेल बीइंग एंड एस्पिरेशन फॉर द बेटर सोसाइटी। मतलब विकास का मतलब एक बेहतर समाज के लिए प्रगति, उपलब्धि, कल्याण है। विकास एक बेहतर समाज के लिए सुधार, प्रगति, कल्याण और आकांक्षाओं के विचार को बताता है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर वहाँ पे लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही तो पोस्को प्लांट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं आता समझ में। सो दैट इज़ वाई फॉर डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे पोस्को के लिए भाई समाज में हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग ही होगा। वैसे मैंने आपको बताया वो मेरे हिसाब से था, सरकार के हिसाब से ये है। इस गोला में जो नहीं रहता है उसके लिए, आमिर खान साहब के लिए अभी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इनके लिए अभी डेवलपमेंट का मतलब है इन्हें रिमोट मिल जाए और अपने गोला पे चले जाए। दूसरा, यहाँ पे इनका मतलब क्या है? यहाँ पे इनका मतलब है पोस्को प्लांट ना लगे, हमें डिस्प्लेसमेंट ना होना पड़े। ऐसे एक नॉर्मल जो भारतीय युवा है उसका मेन डेवलपमेंट का मतलब है अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी खासा पैकेज सैलरी मिल जाए, है ना। सो इसीलिए डिबेट हो सकता है। सो दैट इज़ वाई हमारे इंडिया के अंदर 1950 के बाद ये महसूस करा गया कि सही मायने में डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। तो दो विचारधाराएं आपस में बट गई, लेफ्टीज जिन्हें हम वामपंथी बोलते हैं, सॉरी राइटीज जिन्हें हम वामपंथी बोलते हैं, और लेफ्टीज जिन्हें हम दक्षिणपंथी बोलते हैं। तो यहाँ पे राइटीज और लेफ्टीज में अंतर आया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
वामपंथ में अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े समूह की तरफदारी करते हैं, उन्हें लेफ्टीज कहते हैं। इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। ये लेफ्टीज लोग कहते हैं कि सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, सरकार की नीतियां अच्छी है, सरकार जनता के वेलफेयर के बारे में सोचती है, तो ये लेफ्टीज लोग हैं, ये वामपंथी है। जबकि दक्षिणपंथी लोग क्या सोचते हैं, ये कहते हैं कि खुली स्पर्धा होनी चाहिए, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि जो पोस्को प्लांट की कंपनी है वो बिल्कुल अच्छी आई है, भैया जब बाहर की कंपनी स्टील बनाने नहीं आएगी तो भारत की कंपनी को कैसे पता चलेगा कि कंपटीशन क्या होता है। इस तरफ सरकार भी ठीक है, तो दोनों विचारधाराएं आपस में ठीक है। मतलब कि अगर सरकार कंपनी को लेके आई है प्राइवेट कंपनी को, तो प्राइवेट कंपनी को सरकार सोच समझ के लाई, क्योंकि सरकार की वो नीति थी कि हर फाइनेंस मिनिस्टर कोशिश करेगा कि देश में फाइनेंशियल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए बाहर की कंपनियों को बुलाया जाए और उनसे व्यापार करवाया जाए और वो हमें पैसा कमा के दे। तो ये एक सरकार की नीति है, ये नीति भी अच्छी है। दूसरा, राइटीज कहते हैं कि भैया जब तक बाहरी कंपनी नहीं आएगी तो हमारी इंडियन मार्केट को कंपटीशन फेल ही नहीं होगा। तो इट मीन्स दैट सरकार को उतना ही इंटरफेरेंस करना चाहिए जितना उसको ज़रूरत है। अगर आपके पास आज एप्पल फ़ोन नहीं आता, तो आप कैसे पता करते कि लावा फ़ोन जो है वो कितना घटिया है। तो इसीलिए लेफ्टीज और राइटीज के अंदर इस आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, और आप लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं लेफ्टीज और राइटीज की आइडियोलॉजी बसी हुई है। अब आप कौन से हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लेफ्टीज हैं या आप राइटीज हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पे उस समय यही सिचुएशन थी। तो डेवलपमेंट का मतलब हमें ऐसा लगता था उस टाइम पीरियड पे वेस्टर्नाइज हो जाना, यानी कि राइटीज की फीलिंग को देखना। क्योंकि जो पोस्को प्लांट की कंपनी आई थी, ऐसी कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं आती है, वो इंडिया के बाहर भी दूसरी और कंट्री होती है, वहाँ पे भी स्टैब्लिश होती हैं। सो जैसे ही भारत आज़ाद होता है, भारत के सामने दो मॉडल आते हैं। भारत कहता है या तो लिबरल कैपिटलिस्ट हो जाओ, जो यूएसए की आइडियोलॉजी है, और दूसरों ने कहा सोशल कैपिटलिस्ट हो जाओ, सोशल मॉडल अपना लो, जो यूएसएसआर ने अपनाया था। आपको याद होगा यूएसएसआर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया इंडिया के लिए भाई ये गलत हो जाएगा कि पूरी तरीके से सोवियत मॉडल अपनाए शुरू में, जबकि बहुत सारे लोग अमेरिका के कैपिटल मॉडल की तरफ काफ़ी अच्छे हो रहे थे। जबकि लोगों का मतलब था आधुनिक होने का मतलब होता है पश्चिमीकरण को ज़रूरतमंद देना या ज़रूरी बनाना। तो बहुत सारी आइडियोलॉजी हमारे सामने थी, इसलिए नेशनलिस्ट लीडर ने कहा कि नहीं कैपिटलिस्ट मत हो अभी, क्योंकि ये वही कंट्री है जिन्होंने हमें 200 सालों तक गुलाम बनाया है। इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स ने कहा हमें कुछ तीसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, और तीसरा रास्ता अपनाने के लिए हमने प्लानिंग कमीशन बनाया। और प्लानिंग कमीशन, तो हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन की स्टैब्लिशमेंट करी। तो प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? सेटअप मार्च 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। याद रखना, जो भी प्लानिंग कमीशन होता है ना, उसका हमेशा डायरेक्टर या हेड या चेयरपर्सन पीएम ही होता है। तो उस समय उसका नाम प्लानिंग कमीशन था, और प्लानिंग कमीशन योजना की स्थापना मार्च 1950 में भारत ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए किया। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है, और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती है जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी दे। इट मीन्स दैट जब ये बनाया गया था प्लानिंग कमीशन, तो सरकार ने कहा कि भैया बहुत सोच समझ के स्टेप लेना है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सोच समझकर देश को आज़ादी दिलाई है। तो देश का डेवलपमेंट ऐसा ही नहीं हो जाए कि भैया फिर बंटाधार हो जाए। तो प्रेजेंट टाइम पे मैं आपको बता दूं कि 2015 के अंदर, वैसे मोदी काल जैसे ही आता 2014 में, वो प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर देते हैं, और प्लानिंग कमीशन का नाम 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो जाता है। तो नीति आयोग के अभी जो वाइस चेयरमैन हैं वो आप देख सकते हैं, अरविंद हैं, और आई थिंक इनका नाम अभी चेंज, ये पोस्ट पे अरविंद नहीं है, अभी दूसरे कोई व्यक्ति आ गए हैं। तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों अगेन क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड ही अपॉइंटेड द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। मतलब जो वाइस चेयरमैन होता है ना, वो मेन चेयरपर्सन के अंडर में ही होता है, पर जो चेयरमैन होता है वो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होता है। और इस समय अभी प्रेजेंट टाइम पे तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि भाई वही देश को चला रहे हैं, तो वो नीति आयोग के हेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नीति की फुल फॉर्म क्या है?
National Institute for Transforming India. The government of India replaced the planning commission with a new institution named नीति आयोग, और इसका नाम ये है. This came into the existence on 1 जनवरी 2015. Find about the main objective. अगर और भी चीज़ें ऑब्जेक्टिव ढूंढनी है तो आप वेबसाइट पे या कहीं कहीं ढूंढ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू NCERT यही जानने के लिए हमारे ज़रूरी है. अब भारत के अंदर सोचिए, जब प्लानिंग कमीशन था नहीं तो क्या उस समय देश में डेवलपमेंट नहीं होता था? देश में प्लानिंग कमीशन नहीं था तो क्या देश चलेगा? नहीं चलेगा बाबू, चलेगा. उस टाइम पीरियड पे प्लानिंग कमीशन ना होने के बावजूद भी हमारे भारत के अंदर एक सिस्टम था. जैसे ही हम लोग आज़ादी लेते हैं तो हम बॉम्बे प्लान करते हैं. बॉम्बे प्लान का मतलब उस टाइम पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आए 1944 के अंदर, क्योंकि हम 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 से पहले तो अंग्रेजी थे तो वही सिस्टम चला रहे थे. 1942 में जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, अंग्रेजों को पता चला कि हम चले जाएंगे, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने सरकार के साथ मिलकर बॉम्बे प्लान किया. एंड बॉम्बे प्लान वॉज बाय द ग्रेट इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो डिमांड फॉर द प्लान इकोनॉमिक. उन्होंने कहा हमारे देश चलाने की बारी आ रही है तो भैया हमें एक सही तरीके से सरकार और देश को चलाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें एक प्लानिंग कमीशन एंड बॉम्बे प्लान करना पड़ेगा. तो बॉम्बे प्लान में आप देख सकते हो, वो इंट्रोड्यूस द बॉम्बे प्लान नोन एज द बॉम्बे प्लान. इट वाज ऑथराइज्ड बाय द टॉप इंडस्ट्रीज सच एज JRD टाटा. टाटा का नाम उस टाइम से ही है और आज भी देख लो टाटा जी है. GD बिरला उस समय भी थे, आज भी हैं. एंड लाल श्री राम, ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे. जॉन मैथी करके इनका नाम है, वो बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर, बाद में जाके नेहरू कैबिनेट में बने. यहाँ पे धीराशीर दलाल है, AD शिरॉफ है ना, PS लोकनाथ है. बहुत सारे लोग थे उस टाइम पीरियड पे जिन्होंने देश में पैसा दिया और फिर सही तरीके से कहा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था. द प्राइम ऑब्जेक्टिव द प्लान was achieve the balanced economy and raise the standard living of the masses of the population rapidly, or doubling the present capita income with a period of 15 years. इन्होंने कहा कि हमें 15 सालों के अंदर ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है. लेकिन दोस्तों JRD टाटा उस टाइम से देश को चला रहे हैं, देश को फंडिंग दे रहे हैं, और आज भी रतन टाटा, जिनका आप कह सकते हैं कि मतलब धरती पे इतना पैसा है उनके पास कि वो देश ही चला रहे हैं पूरा का पूरा. तो ऐसे नेचर इंसान बहुत कम होते हैं. सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी. रतन टाटा जी के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को हमारे, और अधिक जानकारी के लिए हमारे ऐप के साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे. सो दिस इज इट इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय.